जिस दिन मेरी अमीर माँ मुझे पहली बार घर वापस लेकर आईं, उसी दिन नकली यंग मास्टर ने पूरे परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी। उसे लगा कि मेरे जैसा गरीब लड़का पूरी तरह घबरा जाएगा, लेकिन उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जरा भी पैनिक नहीं करूंगा। बल्कि मैंने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। विक्टर, रुको, मैं गेस्ट रूम में नहीं रहने वाला। तुम्हें मुझे यह सब बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरा बेडरूम और बाथरूम कहाँ है, बस। तभी विक्टर अचानक मेरे पीछे खड़े एक इंसान को देख लेता है। उसकी आवाज तुरंत नकली आंसुओं से भर जाती है। एलेक्स, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम फैमिली में घुल मिल सको और हमारे घर के बारे में सब कुछ जान सको। तभी पीछे से एक ठंडी और तीखी आवाज आती है, सोफिया, मेरी तीसरी बड़ी बहन। विक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? विक्टर दोनों हाथों से अपना चेहरा पोंछता है और सबसे बेबस एक्सप्रेशन बना लेता है। ओह सोफिया, तुम कब वापस आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, वह तो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। सोफिया मेरी तरफ देखती है। तो तुम वही लड़के हो जिसे अभी घर लाया गया है? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए? मुझे सच में समझ नहीं आता कि मॉम और डैड तुम्हें वापस क्यों लाए। अच्छा, चूंकि आपने ऐसा कहा है सोफिया, तो मुझे भी उसी तरह माफी मांगने दीजिए जैसे विक्टर ने मेरा वेलकम किया था। कैसा रहेगा? मैं सोफिया का हाथ पकड़ लेता हूँ और दूसरी मंजिल के पहले कमरे से उसे टूर करवाना शुरू कर देता हूँ। जब तक उसे समझ आता, मैं उसे 5 कमरे घुमा चुका होता। चुप रहो, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर मैं अपना दायां हाथ मुट्ठी में बंद करता हूँ, मानो वह माइक्रोफोन हो, और उसे सोफिया के मुंह के पास ले जाकर कहता हूँ, मैडम, क्या यही आपकी सच्ची राय है? पक्का आप इसे वापस नहीं लेना चाहेंगी? मेरी इस हरकत से सोफिया इतना गुस्सा हो जाती है कि वह तुरंत नीचे चली जाती है। कुछ ही देर बाद वह मॉम, डैड और क्लोई, मेरी दूसरी बड़ी बहन, को लेकर वापस ऊपर आती है। उन सबके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। एलेक्स, तुमने सोफिया के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी परेशान हो गई? इस समय मेरा उनसे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मॉम, डैड, मैं जानता हूँ कि सिर्फ बातों से मैं ये समझा नहीं सकता। मैं दूसरी मंजिल के हर सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज देखना चाहता हूँ। विक्टर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कहूंगा। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बोला, मॉम, डैड, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ब्रदर अभी अभी यहाँ आए हैं, शायद उन्हें अपनी इमोशंस संभालने में दिक्कत हो रही है। मैं अपनी इमोशंस बिल्कुल ठीक से संभाल रहा हूँ। अगर आपने अभी फुटेज नहीं दिखाई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और पूरी कहानी इंटरनेट पर डाल दूंगा कि जिस दिन मैं पहली बार अपने घर आया, उसी दिन मुझे घर से निकाल दिया गया। फिर इंटरनेट तय करेगा कि सही कौन है। जैसे ही डैड ने सुना कि मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूंगा, उन्होंने तुरंत पीछे खड़े सर्वेंट को आदेश दिया, अभी फुटेज लेकर आओ। लेकिन तभी मैंने कहा, अरे, मैं तो अभी इस घर में आया हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मुझे कैसे पता कि सर्वेंट्स फुटेज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्यों ना हम सब सीधे जाकर वहीं लाइव देखें। मेरी बात सुनकर डैड गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सब साथ में सिक्योरिटी रूम चलेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम इस परिवार के हर इंसान से माफी मांगोगे। जरूर। ठीक है। वाह डैड, आप तो कमाल हैं। उधर विक्टर डर से कांप रहा था। चलते चलते वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पीछे चल रही सोफिया घबरा गई। आवाज सुनते ही सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। सोफिया ने गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम जरूर अपशकुन हो। तुम्हारे वापस आते ही विक्टर, जो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहा है, अचानक गिर पड़ा। मैंने तुरंत तंज कसते हुए जवाब दिया, वाह, क्या संयोग है कि वह अभी बेहोश हुआ, बिल्कुल पैलेस ड्रामा के उन चालाक और कमजोर कैरेक्टर्स की तरह। और जब एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान अचानक बेहोश हो जाए तो यह कितना फेक लगता है। क्या सिर्फ मुझे ही उसकी बंद पलकों के नीचे उसकी आंखें हिलती हुई दिख रही हैं? जाइए, उसकी पलकें उठाइए। जो इंसान सच में बेहोश होता है, उसकी आंखें उस इंसान से बिल्कुल अलग दिखती हैं जो जाग रहा हो। मेरी बात सुनकर सबके चेहरे पर विक्टर के लिए शक दिखाई देने लगा। विक्टर ने मेरी बातें सुन ली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह बेहोश होने का नाटक करता रहा। फिर मैंने नकली चिंता जताते हुए कहा, मॉम, डैड, कोई बात नहीं, पहले सिक्योरिटी फुटेज देख लेते हैं। बस फैमिली डॉक्टर को बुला लीजिए। वैसे भी वह यही कहेंगी कि उससे कुछ नहीं हुआ, और अगर फैमिली डॉक्टर को खरीद लिया गया है तो वह कोई ऐसी बीमारी बता देंगी जो सुनने में गंभीर लगे लेकिन असल में कुछ भी ना हो। एलेक्स, तुम अपने ही भाई पर ऐसे शक कैसे कर सकते हो? मैं क्या कहूँ, आज ही पहली बार उससे मिला हूँ। थोड़ा शक होना बिल्कुल नॉर्मल है। ओह हाँ, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाइए, उसके बाद हम फुटेज देखेंगे। हालांकि क्लोई इस समय मुझसे बहुत नफरत करती थी, फिर भी उसने डॉक्टर को फोन कर दिया, मॉम, मुझे फुटेज देखने ले चलिए। एलेक्स, छोड़ो, मॉम को विक्टर के साथ रहना है। मैं अधीर होने लगा। मुझ पर भरोसा कीजिए, आप डॉक्टर नहीं हैं, उसके पास खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सिक्योरिटी रूम कहाँ है? अगर आप अभी मुझे वहां नहीं ले गए तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेहोश पड़े विक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ चले जाते हैं। डैड की आवाज ठंडी और भारी थी, दूसरी मंजिल की पिछले 30 मिनट की फुटेज चलाओ। बहुत जल्दी स्क्रीन पर विक्टर और मैं दिखाई देने लगे। वीडियो में विक्टर पूरी ईमानदारी से मुझे कमरे दिखा रहा था। क्लोए मेरी तरफ देखकर ताना मारती है,
देखा, विक्टर पूरी तरह बेगुनाह है। अब अपने बचाव में क्या कहोगे? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अभी सच पूरी तरह सामने नहीं आया है, अभी कोई कमेंट नहीं। उम्मीद है क्लोई तुम थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाओगी। फुटेज के 20 मिनट बीत जाते हैं। विक्टर अब भी मुझे एक के बाद एक बेकार कमरे दिखाता जा रहा था। सबके चेहरों के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। फिर उन्होंने देखा कि मैं विक्टर की बात बीच में रोक देता हूँ। उसके बाद उन्होंने विक्टर को अचानक बिना किसी वजह के दुखी चेहरा बनाते और नकली आंसुओं वाली आवाज में बोलते देखा। अगले ही पल सोफिया की आवाज सुनाई देती है। फिर बिना किसी वजह के विक्टर अपना चेहरा पहुंचता है और अचानक मेरी सफाई दी बिना ही खुद को मुझसे बचाने लगता है। डैड हमेशा से तेज नजर वाले रहे हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका अडॉप्टेड सन उतना मासूम और भोला नहीं है जितना वह समझते थे। जब पूरी फुटेज पहले ही सब कुछ दिखा चुकी थी तो उसके बाद विक्टर का अचानक बेहोश होना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ कि वह सच में तबीयत खराब होने की वजह से गिरा था। मॉम शायद अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी कि उनका अडॉप्टेड सन वास्तव में क्या कर सकता है, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। एलेक्स, मुझे माफ कर दो। मॉम को तुम पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। फिर सोफिया अपनी नाक रगड़ते हुए अजीब और असहज आवाज में बोली, सॉरी एलेक्स। तभी जब सब लोग वापस अपने अपने काम पर जाने ही वाले थे, एक मेड सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर दस्तक देती है। वह कहती है, सर, मैडम, मिस क्लोई, फैमिली डॉक्टर आ गई हैं। यंग मास्टर विक्टर अभी तक नहीं जागे हैं। मिस सोफिया ने मुझे सबको बुलाने के लिए भेजा है। डैड का चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है। वह देखना चाहते थे कि उनका अडॉप्टेड सन अब अगला कौन सा नाटक करेगा। चलो जाकर देखते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी विक्टर के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं फैमिली डॉक्टर को एक नजर देखता हूँ। वह बहुत ही शांत और खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी सीईओ रोमांस नॉवल की समर्पित सेकंड फीमेल लीड जैसी। मैं खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। शादी की उम्र की ऐसी औरत अगर विक्टर से प्यार करती होगी तो उसके लिए हर तरह की अजीब अजीब बीमारियां बना देगी। अगर उसे कुछ भी नहीं होगा तब भी कुछ न कुछ बना ही देगी। थोड़ी दूर खड़ी क्लोई मेरी हर बात सुन लेती है। तभी वह जवान और खूबसूरत डॉक्टर चिंतित चेहरा बनाकर कहती है, सर, मैडम, यंग मास्टर विक्टर लंबे समय से इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हैं। उनका मूड लगातार बहुत खराब रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो गया और वह बेहोश हो गए। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी खास बात हुई जिससे यंग मास्टर विक्टर को इतना इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ। मैं बिना कुछ छिपाए बोल पड़ा, जैसा मैंने सोचा था, वही बीमारी जो होती भी है और नहीं भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे बताते हैं। क्या आप वही यंग मास्टर हैं जिन्हें अभी घर लाया गया है? हो सकता है आप इस तरह की कंडीशन से परिचित न हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एमेचर की नजर से हमारे प्रोफेशन का फैसला न करें, डॉक्टर बेल ने धीरे से कहा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। कमरे में लटके सजावटी ऑर्नामेंट से मैंने कुछ फेदर तोड़ लिए। फिर डॉक्टर बेल की तरफ देखकर कहा, तो फिर डॉक्टर, उम्मीद है बाद में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। आज मैं मेडिकल जीनियस रिबॉर्न हूँ। मैं सीधे विक्टर के पास गया। फेदर हाथ में लेकर मैंने उन्हें उसके नंगे पैरों पर आगे पीछे फेरना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, यह जाग चुका है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। हालांकि इस गुदगुदी को सहने के लिए अभी इसके पूरे शरीर की हर मसल पूरी ताकत से तनी हुई होगी। मॉम भी विक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखती हैं और महसूस करती हैं कि उसकी मसल सचमुच पत्थर की तरह खड़ी हैं, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी किसी सच में बेहोश इंसान की होती है। वह डैड की तरफ देखकर सिर हिला देती हैं। डैड का चेहरा और भी सख्त हो जाता है और उनकी आवाज में साफ धमकी थी, विक्टर, सिर्फ इस सम्मान में कि तुम अभी भी मेरे अडॉप्टेड सन हो, मैं आज की घटना को यहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने सोने का नाटक जारी रखा तो मेरे पास तुम्हें इस घर से निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी विक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मॉम, डैड, आप लोग बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सोफिया मुझे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे विक्टर के पेट पर गिर पड़ती है। यह देखकर मैं उसे अंगूठा दिखा देता हूँ। लगता है असली मेडिकल जीनियस तो सोफिया है। डॉक्टर बेल हालात बिगड़ते देखकर तुरंत विरोध में बोल उठती हैं, यंग मास्टर एलेक्स, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। इतनी जोर की चोट से तो कोई भी दर्द में जाग जाएगा। मैं अपना फोन निकालता हूँ। डैड, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि इस डॉक्टर को पता है कि वह क्या कर रही हैं। मैंने चेक किया है, सबसे नजदीकी टॉप हॉस्पिटल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। चलिए उसे वहां ले चलते हैं और उसका पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोग जो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं यह नाटक हमेशा जारी रख सकते हैं। जैसे ही विक्टर ने सुना कि उसे असली हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वह अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने आंसू भरी आंखों के साथ अपनी आंखें खोल दी। मॉम, डैड, शायद कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एलेक्स सही कह रहा है। विक्टर, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं है। मॉम की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। विक्टर ने सोचने वाला चेहरा बनाया, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके सामने अपना फोन हिलाया।
मैं पहले ही एम्बुलेंस बुला चुका हूँ। टॉप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नीचे खड़ी है, चलो। घर की कुछ ताकतवर महिला सर्वेंट्स आगे बढ़ीं और विक्टर को उठाकर खड़ा कर दिया। विक्टर डर गया और बुरी तरह छटपटाने लगा। डैड की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने साफ तौर पर घबराई हुई डॉक्टर बेल की तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली, फिर नीचे चले गए। मिले हुए इस खाली समय का फायदा उठाकर मैं अपने फॉस्टर फादर के घर कुछ सामान लेने चला गया। जब मैं वापस आया और पहली मंजिल के एंट्रेंस से अंदर कदम रखा तो मुझे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। मॉम, डैड, एलेक्स के वापस आने से मैं बस घबरा गया था। मैंने पहले कभी इस तरह जिद नहीं की। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं एलेक्स के साथ मिलजुल कर रहूंगा। लेकिन इस बार मॉम सच में नाराज थीं। विक्टर, मैंने शुरू से तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। मैंने तुम्हें सिखाया कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज तुमने जो किया उसने सच में हद पार कर दी। विक्टर, अब तुम बड़े हो चुके हो और एलेक्स अभी अभी घर वापस आया है। तुम्हें शायद थोड़ा समय चाहिए। तुम अपने बायोलॉजिकल फादर से भी कभी नहीं मिले हो, क्यों ना अगले कुछ दिन उनके पास जाकर बिताओ। ये सुनते ही विक्टर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन मॉम, मुझे आपने पाला है। मेरी जिंदगी के हर कदम पर आप मेरे साथ थीं। मेरे लिए दुनिया में सबसे करीब आप ही हैं। मैं अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाऊंगा और जब वह बूढ़े होंगे तो उनकी देखभाल भी करूंगा। लेकिन मैं यहाँ रहने का ज्यादा आदी हूँ। मुझे किसी अजनबी के साथ रहने के लिए कहना शायद मुझे बहुत असहज कर देगा। उसके बोलते ही मैं तुरंत उसका मतलब बता देता हूँ। मैं उस गरीब घर में वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ की जिंदगी कहीं बेहतर है। हर दिन मजे हैं, पानी की तरह पैसे खर्च होते हैं। वापस जाने का मतलब है सोशल क्लास में नीचे गिर जाना। फिर मैंने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दीजिए। ये सुनकर और यह देखकर कि मॉम और डैड ने भी अब कोई विरोध नहीं किया, विक्टर ने आखिर राहत की सांस ली। बाकी लोगों ने बाहर से कोई नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा साफ सोचने लगे थे। चुपचाप वे विक्टर के लिए इतने सालों से जो अपनापन रखते थे उसे थोड़ा थोड़ा कम करने लगे। अपने कमरे में लौटकर मैंने अपना आरामदायक पजामा निकाला, फिर अपना टैबलेट उठाया और वह मेलोड्रामा चलाया जिसे मैं लगातार देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सोफिया और क्लोई खड़ी थीं। साफ दिख रहा था कि वे मुझसे रिश्ते सुधारने आई थीं। हे एलेक्स, अभी क्या कर रहे हो? शो देख रहा हूँ। हमारे यहाँ दूसरी मंजिल पर एक बड़ा होम थिएटर रूम है, हमारे साथ चलकर देखोगे? ये सुनकर मैंने सिर हिला दिया। मैंने कुछ स्नैक्स उठाए और हम तीनों होम थिएटर की तरफ चल पड़े। सोफिया ने इक्विपमेंट चालू किया। उसने सर्च बार खोला और पूछा, एलेक्स, तुम कौन सा शो देख रहे हो? मैं सर्च करती हूँ। मैंने उसे उस मेलोड्रामा का नाम बता दिया। हो सकता है तुम दोनों इसे बर्दाश्त न कर पाओ। कोई बात नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। फिर हम तीनों सोफा पर बैठ गए और पूरी दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगे। मेरी हैरानी की बात यह थी कि दोनों बहनें भी इस घटिया मेलोड्रामा में पूरी तरह डूब गईं। जब शो एक ड्रामेटिक सीन पर पहुंचा तो सोफिया ने गुस्से में पोटैटो चिप्स की एक मुट्ठी अपने मुंह में भर ली। वह गाली देते हुए बोली, धत्त तेरे की, क्या घटिया औरत है। थोड़ी देर बाद सोफिया बोली, चिप्स इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? मैंने अपने स्नैक बैग से कुछ स्पाइसी स्ट्रिप्स के पैकेट निकाले और एक सोफिया को देते हुए कहा, इन्हें ट्राई करके देखो। सोफिया ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी स्पाइसी स्ट्रिप्स नहीं खाई थीं। उसने चमकीले लाल पैकेट को शक भरी नजर से देखा, उसे खोला, रैपर से एक स्ट्रिप बाहर निकाली और उसका छोटा सा बाइट लिया। ये तो कमाल है। क्लोई ने भी उत्सुकता से एक पैकेट उठा लिया। खोलते ही वह उन्हें तेजी से खाने लगी। दोनों बहनों के मुंह तेल से चमक रहे थे और वे पूरी तरह शो में डूबी हुई थीं कि तभी होम थिएटर का दरवाजा खुला। विक्टर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्लोई, सोफिया, तुम दोनों क्या देख रही हो? क्लोई ने जवाब दिया, बस एक ऑनलाइन ड्रामा। विक्टर की आवाज ताने से भर जाती है। तुम दोनों के लिए एलेक्स का साथ देते हुए ये दिमाग रहित गार्बेज देखना कितना मुश्किल होता होगा। अगर तुम दोनों के पास कोई काम है तो बेझिझक चले जाओ, मैं एलेक्स का साथ दे सकता हूँ। इतनी जोर से मत बोलो। अभी जो कहा गया वह मैं सुन नहीं पाई। सबसे रोमांचक सीन के बीच में टोके जाने से सोफिया चिढ़ गई थी। वह बिल्कुल खुश नहीं थी। तो प्लीज बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। बाहर की लाइट बहुत तेज है। मैंने भी सिर घुमा लिया और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सोफिया अधीर होकर बोली, विक्टर, जल्दी बाहर जाओ, सच में बहुत तेज रोशनी आ रही है। जब उसने देखा कि उन दोनों ने उसकी तरफ देखने तक की जरूरत नहीं समझी और दोनों पूरी तरह स्क्रीन में डूबी हुई थीं, तो विक्टर ने मुझे जलन भरी नजर से घूरा, फिर गुस्से में थिएटर रूम से बाहर निकल गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटों तक लगातार वह मेलोड्रामा देखने के बाद सोफिया और क्लोई पूरी तरह उसमें डूब चुकी थीं। उनके दिमाग में अब भी वही कहानी घूम रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस क्लोई, मिस सोफिया, यंग मास्टर एलेक्स, डिनर तैयार है। सर और मैडम ने आप सबको नीचे बुलाया है। चलो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद वापस आकर देखते रहेंगे। इस समय सोफिया पूरी तरह शो की दीवानी हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह एक ही दिन में 20 एपिसोड्स लगातार देख सकती है। जब हम तीनों नीचे पहुंचे तो देखा कि आज डाइनिंग टेबल पर एक अतिरिक्त सीट लगी हुई थी और उस सीट पर एक ऐसी महिला बैठी थी जिसके पूरे व्यक्तित्व से अधिकार झलक रहा था। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था। ओलिविया, तुम वापस आ गई। सोफिया की आवाज में हल्का सा आश्चर्य था। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है।
इसका नाम ओलिविया है। ओलिविया, यह हमारा असली भाई एलेक्स है। क्लोई ने दोनों का परिचय कराया। ओलिविया ने नजर उठाई, मुझे ठंडी नजर से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, विक्टर कहाँ है? उसे डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं बुलाया गया? एक पल के लिए क्लोई के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया इतनी बेरुखी दिखाएगी कि जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेगी। डैड ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। उनके होंठ साफ नाराजगी में भींचे हुए थे। मॉम ने माहौल का तनाव महसूस किया और तुरंत पूछा, विक्टर अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? मेड का चेहरा असहज हो गया। उसने झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। कुछ पल बाद उसने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अब ये कहने वाली है, यंग मास्टर विक्टर का मूड खराब है, उन्हें भूख नहीं है, और यह कहते समय वह बहुत उदास चेहरा बनाएगी ताकि आप सब सोचने लगें कि विक्टर क्यों दुखी है। फिर आप सबको याद आएगा कि आज मैं वापस आया हूं और उसी से जोड़कर सारी गलती मेरे सिर डाल देंगे। मेड ने तुरंत विक्टर का बचाव करने की कोशिश की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डैड ने मेड को ठंडी नजर से देखा। वह खाए या ना खाए, ओलिविया ने अपना शांत चेहरा छोड़ दिया और धीरे से खड़ी हो गई। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप विक्टर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ओलिविया ने मेरी तरफ बनावटी ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है ना? मैंने बिना जरा भी नरमी दिखाए जवाब दिया। सच में? जरा समझाओ तो। ओलिविया ने ठंडी हंसी हंसी। तुम अभी अभी इस घर में आए हो और पहले ही हमारे विक्टर को इस हालत में पहुंचा दिया कि उसे डिनर पर आने तक की हिम्मत नहीं रही। मेरे बाहर रहने के दौरान क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह तुमने मॉम, डैड, क्लोई और सोफिया सबको अपनी तरफ कर लिया, और तुम कह रहे हो कि तुमने कोई चाल नहीं चली। मैंने तुरंत जवाब दिया, पहली बात, मैं इस परिवार का बच्चा हूँ, सही। घर वापस आकर अगर मुझे अपने माता पिता और भाई बहनों का प्यार मिलता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरा परिवार मेरी परवाह करता है। इसमें चाल चलने वाली कौन सी बात है? क्या मैं अपने ही परिवार के प्यार के लायक नहीं हूँ? दूसरी बात, एक हेयर कैंडिडेट होते हुए भी तुमने सच जाने बिना ही फैसला सुना दिया। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स को तुम्हारी यह आदत पता चल गई तो वे तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। आखिर में तुम्हारा उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी तुम उसका इतना बचाव कर रही हो। इससे मुझे तो यही लगता है कि कहीं तुम्हारी भावनाएं बदल तो नहीं गईं, जैसे तुम किसी महान अडॉप्टेड सन और हेयर रोमांस की शुरुआत करना चाहती हो। डैड सुनिए, ये क्या कह रहा है? ओलिविया गुस्से से भर उठी, लेकिन तभी मॉम अचानक बोली, हनी, ओलिविया को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों ना उसे जल्द ही उस ओवरसीज प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाए। डैड तुरंत समझ गए कि उनकी पत्नी क्या कहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बिना देर किए हामी भर दी। ठीक है, इस लड़की को सच में थोड़ा और तराशने की जरूरत है। ओलिविया स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता, जिन्होंने बचपन से उसे इतना दुलार दिया था, आज उसी बेटे की वजह से उसके खिलाफ हो जाएंगे जिसे वे आज ही घर लेकर आए थे। इसलिए उसने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। आई एम सॉरी एलेक्स, पूरी बात जाने बिना मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मॉम, डैड, मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ। कंट्री ए वाला प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 3 साल लगेंगे। मैं तुम दोनों के साथ समय बिताना चाहती हूँ। मैं इतने लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन माँ इस बार असामान्य रूप से सख्त हैं। वह ओलिविया का हाथ पकड़कर कहती हैं, ओलिविया, मेरी बात सुनो। माँ तुम्हें ट्रेन करना चाहती है, और अगर तुम्हें हमारी याद आएगी तो हम अक्सर तुमसे मिलने उड़कर आ जाएंगे। सोफिया माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। चलो बस खाना खाते हैं। चूंकि ओलिविया वो प्रोजेक्ट लेने जा रही है तो चलो ये फैमिली मील साथ में कर लेते हैं। अब से हम उससे बहुत कम मिल पाएंगे। लेकिन ओलिविया फिर भी हार नहीं मानती। विक्टर के बिना हम फैमिली कैसे हुए? पापा जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। वह गुस्से में दांत भींचकर ओलिविया की ओर उंगली उठाते हैं। ठीक है, तुम बागी बेटी, क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहती हो? ओलिविया भी गुस्सा हो जाती है। वह एक बात कहकर उठ जाती है, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, और वह दौड़कर ऊपर चली जाती है। सोफिया को चिंता होती है कि कहीं ओलिविया के रवैये से मैं परेशान न हो गया हूँ, इसलिए वह मेरा मन हल्का करने की कोशिश करती है। वह मेरे पास बैठ जाती है। एलेक्स, तुमने पहले कहा था कि ओलिविया विक्टर को पसंद करती है। ये तो बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक है। क्या तुमने बहुत ज्यादा सोप ओपरास देख ली हैं? मैं उसकी बात मान लेता हूँ। हाँ, सच में बहुत मेलोड्रामेटिक है। अगर ये पूरा मेलोड्रामा वाला रास्ता पकड़ ले, जबकि हम सब नीचे खाना खा रहे हों, तो ऊपर कोई फैमिली नहीं होगी और ओलिविया जाकर विक्टर को दिलासा दे सकती है। उसे दिलासा देते देते दोनों गले लग जाएंगे और फिर एक बात से दूसरी बात बढ़ते बढ़ते गलती से किस भी हो जाएगी। मेरी बात सुनते ही माँ और पापा तुरंत ऊपर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही क्लोई, सोफिया और मैं भी ऊपर जाने वाले होते हैं, तभी ऊपर से एक तेज और साफ थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है। माँ, पापा, मुझे समझाने दीजिए।
सोफिया को अचानक बुरा एहसास होता है। ओह नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। जब हम सब विक्टर के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ओलिविया सामने खड़ी होकर विक्टर को अपने पीछे बचा रही है, जैसे सच्चा प्यार हो। ओलिविया बिना जरा भी शर्माए कहती है, माँ पापा, आप दोनों ने खुद कहा था विक्टर का मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर उसे पसंद करने में क्या गलत है? समस्या बहुत बड़ी है। जिस लड़के को तुमने बचपन से अपने छोटे भाई की तरह पाला, उसी के लिए तुम्हारे मन में प्यार पैदा हो गया। तुम सच में बहुत अजीब हो। कहीं तुम्हें कोई अजीब फेटिश तो नहीं है? शायद इतने सालों तक इसे छिपाने की वजह से। ओलिविया, जो अब अचानक सबके सामने आ गई है, उसके अंदर उल्टा एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। तुम्हें क्या पता, बचपन से मैं हमेशा विक्टर की रक्षा करती आई हूँ। एक से ज्यादा बार मैंने दुआ की है कि विक्टर और मेरा कोई खून का रिश्ता ना होता। आज तक मैंने हमेशा अपनी भावनाओं को दबा कर रखा। तुम इतनी तकलीफ में थीं और तुम्हारे मन में कभी थेरेपिस्ट से मिलने का ख्याल भी नहीं आया, और तुम उससे कम से कम कई साल बड़ी भी हो, है ना? मतलब स्कूल और काम दोनों में तुम उससे आगे थीं। तुम्हारे पास इतना समय था कि अपने ही भाई के लिए भावनाएं विकसित कर लीं। माँ पापा, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं विक्टर से बुरी तरह प्यार करने लगी हूँ। मैंने पहले भी उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन विक्टर मेरे साथ इतना अच्छा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह अपने माता पिता की ओर ऐसी नजर से देखती है जिसमें उनकी मंजूरी पाने की गहरी चाह होती है। विक्टर का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका है। ओलिविया, तो तुम हमेशा से मुझे इसी नजर से देखती रही हो? उस पल के मेलोड्रामा में मैं भी बह जाता हूँ और सचमुच विश्लेषण करने लगता हूँ। रुको, जब भी तुमने उसे भूलने की कोशिश की, क्या विक्टर ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारे पास मौका है, जैसे वह भी तुम्हें उसी तरह पसंद करता हो? और क्या उसने तुम्हें ऐसे कैजुअल टच दिए जो भाई बहन की सीमा पार करते थे? ओलिविया जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं और वही जवाब दे देती हैं। यह सुनते ही विक्टर का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ जाता है। माँ तेजी से आगे बढ़ती हैं और विक्टर को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन ओलिविया बीच में कूदकर अपने चेहरे से वह थप्पड़ रोक लेती है। थप्पड़ पड़ते ही उसके चेहरे पर लाल हथेली का साफ निशान उभर आता है। उसके होंठ के कोने से थोड़ा सा खून भी निकल आता है। बार बार अपनी हद तक पहुंचाए जाने के बाद पापा की आवाज ठंडी और बेरहम हो जाती है। आज रात ही देश छोड़ दो। ओवरसीज प्रोजेक्ट पूरा होने तक वापस मत आना। तुम्हें सामान बांधने की भी जरूरत नहीं है। मैं नौकरों से तुम्हारा सामान पैक करवाकर वहीं भिजवा दूंगा। ओलिविया बस दांत भींचकर सिर झुका देती है। ठीक है पापा, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगी। उसी समय मैं जोर से चिल्लाता हूँ, रुको। पूरा परिवार मेरी ओर देखने लगता है। मैं परेशान होने का भाव बनाता हूँ। माँ पापा, मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। ओलिविया मुझे घूरते हुए कहती है, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम विक्टर से पहले ही काफी कुछ नहीं छीन चुके? यहाँ तक कि क्लोए भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। ओलिविया, बस अब चुप हो जाओ। थोड़ी देर की झिझक के बाद भी माँ और पापा मेरे साथ तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में चले जाते हैं। माँ थोड़ी उलझन में दिखती हैं। एलेक्स, क्या कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते थे? मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। माँ पापा, मुझे नहीं लगता कि आपको ओलिविया को विदेश भेजना चाहिए। क्यों नहीं? इस बार माँ की आवाज में हल्की सी नाराजगी भी होती है। जितने भी मेलोड्रामा मैंने देखे हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं समझाता हूँ। जरा सोचिए, अभी आप जबरदस्ती ओलिविया को विक्टर से अलग कर रहे हैं। कुछ साल बाद भी हो सकता है कि वह अपनी भावनाएं न भूल पाए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह उसे पा नहीं सकती। वह उनसे और भी मजबूती से चिपक जाए। अगर वह वापस आकर भी विक्टर से प्यार करती रही, तो आज जो हुआ उसके लिए वह आप दोनों से जरूर नफरत पाल लेगी। हो सकता है वह आप दोनों से नफरत करने भी लगे। और पापा, एक दिन आपकी उम्र भी बढ़ेगी। ओलिविया सत्ता भी अपने हाथ में ले सकती है, और जब उसके पास ताकत आ जाएगी तो वह आपको ही बाहर कर सकती है। तब आपके पास कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। कहने के लिए भी शब्द नहीं होंगे। यह सुनकर माँ और पापा दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ, जो मैं कहने वाला हूँ वह सिर्फ मेरा एक सुझाव है। इसे बस एक सलाह की तरह लीजिए। ओलिविया से कह दीजिए कि अगर वह और विक्टर साथ रहते हैं तो आज से आप उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे और उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। और यह सिर्फ कहने भर की बात नहीं होनी चाहिए। आपको सच में ऐसा करना होगा, जैसे कंपनी में उसकी असली पावर छीन लेना, उसके बैंक कार्ड्स फ्रीज कर देना और बाहर की दुनिया को भी ये बता देना। क्या ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होगा? मैं समझाता हूँ। ऐसा करने से हो सकता है कि ओलिविया अपने स्टेटस में आई इतनी बड़ी गिरावट सह न पाए और उसे होश आ जाए, या फिर विक्टर भी ऐसी बहन को स्वीकार न कर पाए जिसका स्टेटस खत्म हो चुका हो। तब ओलिविया को विक्टर का असली चेहरा दिखाई देगा। बेशक यह सिर्फ मेरा सुझाव है। हो सकता है कि वे दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हों। अगर ऐसा है तो बस कुछ साल तक उन्हें देखिए। अगर तब भी उनके विचार नहीं बदलते तो उन्हें साथ रहने दीजिए। मेरी बात सुनने के बाद माँ पापा की ओर देखती हैं। पापा कुछ देर सोचते हैं। ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन विक्टर को हर हाल में घर छोड़ना होगा। मैं एक और बात जोड़ता हूँ। विक्टर के रहने के लिए जो भी जगह तय करें, उसका पता ओलिविया को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, वरना अगर कोई नया छोटा कैरेक्टर सामने आ गया तो फिर आपके पास उन दोनों की शादी करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिर में मेरे माता पिता अपना फैसला कर लेते हैं।
हम तीनों वापस विक्टर के कमरे में जाते हैं। विक्टर बुरी तरह रो रहा होता है। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा होता है जैसे हवा का एक झोंका भी उसे गिरा देगा। ओलिविया का दिल टूट चुका है, लेकिन हर बार जब वह उसे गले लगाने की कोशिश करती है, उसकी बहनें उसे रोक देती हैं। ओलिविया, अब तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? ओलिविया का चेहरा खुशी से खिल उठता है। माँ तुरंत आगे कहती हैं, लेकिन विक्टर आखिर एक लड़का है और उसका हमसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। इस घर में इतनी सारी लड़कियां हैं, इसलिए यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि विक्टर घर छोड़कर अलग रहेगा। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सलिवन परिवार का असली बेटा घर लौटने के पहले ही दिन उसे घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर ओलिविया उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन पापा उसे बेरहमी से लात मारकर पीछे हटा देते हैं। माँ सख्त आवाज में आदेश देती हैं, कोई विक्टर को नीचे ले जाओ, मैं खुद उसे उसके नए घर छोड़कर आऊंगी। बेहोशी का नाटक कर रहे विक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि माँ इतनी दृढ़ होंगी। वह आंखें बंद रखकर सिर्फ धीरे से कह पाता है, माँ, पापा, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही मेरे पैर की उंगलियां इतनी जोर से मुड़ जाती हैं कि जैसे मैं फर्श को 2 बेडरूम वाले फ्लैट में बदल दूं। इस समय मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई मेरी मदद करो। भला कौन बेहोश होते ही तुरंत नींद में बातें करना शुरू कर देता है? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। जब विक्टर को महसूस होता है कि वह कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ है, तो वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माँ सचमुच उसे छोड़ने आ रही होंगी और उसी समय पीछे मुड़कर उसकी ओर देख लेंगी। कितनी बुरी किस्मत। दोनों की नजरें मिल जाती हैं। विक्टर तुरंत दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ अचानक पूछती हैं, विक्टर, क्या तुम्हारे मन में ओलिविया के लिए भावनाएं हैं? फिर माँ चुपचाप अपनी जेब में रखे फोन का रिकॉर्ड बटन दबा देती है। विक्टर सोचने का नाटक करता है और अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है। माँ, बेशक मुझे उसकी परवाह है, लेकिन ओलिविया के लिए मेरी भावना सिर्फ सम्मान की है। परिवार के लिए जो प्यार होता है वैसी भावना है, कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं। माँ जैसे राहत की सांस लेती हैं। क्लोई और सोफिया के लिए भी यही भावनाएं हैं। विक्टर को लगता है कि उसने सही दिशा पकड़ ली है और वह जल्दी से जवाब देता है, हाँ, इस परिवार की चारों बहनों की मुझे परवाह है। उनका कोई क्रम नहीं है, वे सब दूसरे स्थान पर बराबर हैं। पहले स्थान पर आप और पापा हैं। यह सुनकर माँ के दिल में एक कसक उठती है। विक्टर, माँ को भी तुम्हारी परवाह है, लेकिन तुमने देख लिया कि ओलिविया तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती है, इसलिए हमें तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। चिंता मत करो। जब तक तुम कोई बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाते और एलेक्स के साथ मिलजुल कर रहते हो, तब तक तुम इस परिवार के यंग मास्टर ही रहोगे। माँ का असली मतलब समझते ही विक्टर राहत की एक छोटी सी सांस लेता है। साथ ही वह सोच रहा होता है कि भविष्य में मुझे कैसे परिवार से निकलवाकर ठुकरवाया जाए। उसे यह भी एहसास नहीं होता कि माँ पूरे समय उसे देख रही थीं। बेहद निराश होकर माँ तय करती हैं कि मुआवजे के तौर पर अपने बैग में रखा कार्ड अब विक्टर को नहीं देंगी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद कार एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही विक्टर देखता है कि यह सिर्फ एक अपार्टमेंट है, उसका चेहरा उतर जाता है। तभी एक महिला हाउसकीपर आगे बढ़कर उनके लिए कार का दरवाजा खोलती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते यंग मास्टर विक्टर, मैं इस रेजिडेंस की हाउसकीपर हूँ। आप मुझे मिस हार्पर कह सकते हैं। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरा कार्ड है। विक्टर उसे नहीं लेता। वह माँ की बाहों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैं अकेले नहीं रहना चाहता, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मिस हार्पर बोलती हैं, यंग मास्टर विक्टर, ये जगह बहुत सुरक्षित है। अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो आप पड़ोसियों से दोस्ती कर सकते हैं। आपकी फ्लोर पर रहने वाले सभी लोग पुरुष हैं और अगर आपकी उम्र के कोई हों तो मुझे यकीन है कि आपकी उनसे अच्छी बन जाएगी। माँ प्यार से उसकी पीठ सहलाती हैं और धीरे धीरे उसे अपनी बाहों से अलग करती हैं। फिर वह आंखों से मिस हार्पर को इशारा करती हैं। मैडम का इशारा समझकर मिस हार्पर विक्टर को एक तरफ ले जाती हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर माँ वापस कार में बैठ जाती हैं, दरवाजे लॉक कर देती हैं और कहती हैं, विक्टर, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें स्वतंत्र रहना सीखना होगा। माँ को और भी बहुत से काम संभालने हैं। विक्टर के जवाब देने का इंतजार किए बिना माहौल समझकर ड्राइवर कार चला देता है। विक्टर आंखों में नफरत लिए दूर जाती कार को घूरता रहता है और उसकी मुट्ठियां कसकर बंध जाती हैं। तो फिर यंग मास्टर विक्टर, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। विक्टर उदास स्वर में कहता है, ठीक है, चलिए। मिस हार्पर के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है। जब माँ घर लौटती हैं तो उन्हें हल्का सा चक्कर आने लगता है। अगर विक्टर और ओलिविया ने उन्हें इतना परेशान न किया होता तो वह अपना खाना नहीं छोड़ती। पहली बार माँ के मन में उदासी की एक लहर उठती है। तभी एक नौकरानी आकर कहती है, मैडम, मिस क्लोई, मिस सोफिया और यंग मास्टर एलेक्स रात के खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ के चेहरे का भाव थोड़ा बदल जाता है। आज रात तक जो उनका दिल ठंडा पड़ गया था वह अचानक गर्मजोशी से भर उठता है। उनके परिवार ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए सच्चाई सिर्फ एक ही हो सकती है।
फिर वह जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। लिविंग रूम में हम तीनों अभी अभी खत्म हुए मेलोड्रामा के एपिसोड के बारे में खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि हम जानबूझकर माँ का इंतजार नहीं कर रहे थे। बस पापा इतने गुस्से में थे कि सीधे ऑफिस काम संभालने चले गए और किसी को नहीं पता कि ओलिविया कहाँ गई। और क्योंकि हम अगला एपिसोड देखने के लिए उत्साहित थे, इसलिए नीचे आने से पहले हमने एक और एपिसोड देख लिया। इसलिए माँ को देखकर सोफिया को थोड़ा अपराध बोध होने लगता है। माँ, आप आ गईं। माँ हमें बहुत ही नरम मुस्कान देती हैं। क्या तुम लोग बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे? चलो खाना परोसने को कहो। सोफिया थोड़ा उलझ जाती है। इंतजार? हम तो बस। जैसे ही वह बोलने वाली होती है, मैं तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता हूँ। सोफिया, ऐसा मत कहना। ये कहीं टेब्लॉइड्स तक पहुंच गया तो? रात का खाना खाने के बाद हम चारों साथ में टहलने निकलते हैं। जैसे ही हम वापस लौटते हैं, हमें ओलिविया खाना ढूंढने के लिए नीचे आती हुई मिल जाती है। मैं उसे छेड़ता हूँ। अरे, ये तो अल्टीमेट लव वॉरियर हैं। सुना है कि मैं यहाँ रह पा रही हूँ क्योंकि तुमने माँ और पापा को मना लिया, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें अपना भाई मान लूंगी। मेरा इकलौता भाई सिर्फ विक्टर है। मैं तुरंत जवाब देता हूँ। तो फिर मुझे भी तुम्हारा भाई बनना पसंद नहीं। माँ ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। वह अपनी बड़ी बेटी के लिए रातों रात एक थेरेपिस्ट ढूंढना चाहती हैं। क्लोई और सोफिया घबराकर तुरंत पीछे हट जाती हैं और मुझसे कहती हैं, एलेक्स, हम ओलिविया जैसे नहीं हैं। हम इतने टेढ़े नहीं हैं। ओलिविया अब नीचे एक पल भी नहीं रुक पाती। वह अपना खाना उठाती है और जल्दी से अपने कमरे में ऊपर चली जाती है। ठीक है एलेक्स, माँ की एक गैदरिंग आने वाली है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। जरूर, चलिए। अगली सुबह बहुत जल्दी एक नौकरानी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाती है। नाश्ते की मेज पर माँ चिंता से पूछती हैं, एलेक्स, कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? काफी अच्छी। बिस्तर बहुत आरामदायक है। थोड़ी देर में कुछ आउटफिट्स लाए जाएंगे। उनमें से जो पसंद आए चुन लेना। मैं सिर हिलाता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि सैंडविच में सचमुच क्रैब मीट है। यही तो अमीर परिवार होता है। पापा ने तुम्हारे लिए पहले ही एक कार्ड बनवा दिया है। हर महीने उसमें $5 लाख जमा होंगे। थोड़ी देर में कोई उसे भी लेकर आ जाएगा। ऊपर से मैं शांति से सब स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिमाग पूरी तरह हिल चुका होता है। मेलोड्रामा में तो 100 करोड़ भी कम लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में $5 लाख तो मानो मेरी पूरी दुनिया ही है। नाश्ते के थोड़ी देर बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है। वह मुझे एक तेज हैंडसम लुक देती है और शानदार कपड़े पहनाती है। मुझे देखते ही परिवार वाले तारीफ के बिना नहीं रह पाते। ये सचमुच हमारा बेटा है। कितना हैंडसम है। जल्दी ही गैदरिंग का समय आ जाता है। टी गार्डन के बाहर पहले से ही 3 सोशलाइट महिलाएं खड़ी होकर हमें हाथ हिलाती हैं। अरे हाँ, मैं आप सबसे मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा एलेक्स है। बचपन में इसकी तबीयत बहुत कमजोर थी, इसलिए हमने एक फॉर्चून टेलर से सलाह ली थी। मास्टर ने कहा था कि इसकी किस्मत बनाने के लिए इसे गांव में पाला जाना चाहिए। अब जब इसकी किस्मत बदल गई है तो हम इसे वापस घर ले आए हैं। ओह, ऐसा है। एलेक्स बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। बहुत अच्छा बच्चा है। आंटी को पता ही नहीं था कि तुम आज आने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार नहीं किया। बाद में कुछ टी लीव्स अपने साथ ले जाना। तभी गहरी लाल लिपस्टिक लगाए आंट रोज बोल पड़ती हैं, तो एलेक्स, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? माँ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उन्हें पता है कि मैंने कम्युनिटी कॉलेज से कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन के बाद अपने फॉस्टर फादर के साथ एक छोटी कन्वीनियंस स्टोर चलाता था। मैं बस हल्की सी मुस्कान देकर जवाब देता हूँ, मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुका हूँ। आंट रोज होंठ सिकोड़ती हैं। उन्हें लगता है कि यह लड़का कुछ खास नहीं है। उन्हें लगता है कि इस बार अपनी इज्जत बचानी होगी, इसलिए वह फिर पूछती हैं, जब पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब क्या काम करते हो? माँ का चेहरा थोड़ा असहज हो जाता है। वह बात बदलना चाहती हैं, लेकिन मैं आराम से जवाब देता हूँ, मेरा काम बहुत आसान है। मैं एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ जहाँ एक इलाके के लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान संभालता हूँ। बस इतना ही। आंट मैगी मेरी तारीफ करती हैं। वाह, बुरा नहीं है। इतनी कम उम्र में बिजनेस शुरू कर लिया। मैं जवाब देता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। पापा मुझे ट्रेन करना चाहते थे और मुझे शुरू से थोड़ा अनुभव देना चाहते थे। बस इतना ही। लेकिन उन तीनों महिलाओं को यह सुनाई देता है कि पापा मुझे बहुत महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही मेरे लिए कंपनी में निवेश किया और मुझे वारिसों में से एक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई जानने वाली माँ बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा संभालती है। वह लगभग अपनी हंसी रोक नहीं पाती। फिर हम सब मिलकर एक साइट सीइंग कार्ट में बैठ जाते हैं। कुछ मिनट बाद एक टी रूम में लकड़ी की मेज के पास छोटी बनाए हुए एक खूबसूरत युवती बैठी होती है। वह इन सोशलाइट महिलाओं को चाय परोसने की तैयारी कर रही होती है। सबके बैठते ही वह हल्की सी मुस्कान देती है और अपने फोन पर टाइप करना शुरू कर देती है। आज शहर में नुवोरी का एक समूह आया है, खासकर मिसेस सलिवन। उनका बेटा कितना दिखावा करता है। मैंने उन्हें बिल्कुल साधारण ग्रीन टी दी है, लेकिन वे ऐसे पी रहे हैं जैसे कोई प्रीमियम टी हो। उन्हें पीते देखकर मुझे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे प्यास लगती है और मैं एक के बाद एक कई कप पी जाता हूँ। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। माँ, मुझे बाथरूम जाना है। माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि रेस्टरूम कहाँ है?
वह खूबसूरत लड़की एक पल के लिए आंखें घुमाती है। उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों ना मैं आपको वहां ले चलूं? मैं जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना काम निपटाता हूँ। छोटी वाली खूबसूरत लड़की होंठ सिकोड़ती है और फिर व्हाट्सएप पर टाइप करने लगती है। भाई, सलिवन परिवार जिस बेटे को वापस लाया है वह कितना बदतमीज है। मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं आखिर बाहर निकल आता हूँ। धन्यवाद मिस, वह खूबसूरत लड़की कहती है। आपका स्वागत है, यही मेरा काम है। वैसे कहते हैं कि अच्छी चाय पहचानने वाले ही उसकी असली कद्र कर सकते हैं। अभी की चाय आपको कैसी लगी? मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे वह बिल्कुल साधारण लगी। उसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन माँ वहां थीं, इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ा। लीन मेरे जवाब से थोड़ा हैरान हो जाती है। तो फिर आपको कौन सी चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है? मैं बिना एक पल सोचे जवाब देता हूँ। मुझे ज्यादातर तरह की मिल्क टी पसंद है। यंग मास्टर एलेक्स, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं इसमें मजाक क्यों करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कभी मिल्क टी ही नहीं पी? मैं मन ही मन सोचता हूँ, बेचारी लड़की शायद अपनी सारी कमाई घर भेज देती होगी और खुद पर खर्च करने की हिम्मत नहीं करती होगी। लीन मेरी आंखों का अजीब सा भाव देखकर तुरंत गुस्से में आ जाती है। फिर मैं अपना फोन उसकी ओर बढ़ा देता हूँ। अगर आपने कभी नहीं पी तो आज मेरी तरफ से जो चाहो चुन लो। मेरा मजाक उड़ाने के लिए लीन बिना किसी झिझक के सबसे ज्यादा फोटोजेनिक मिल्क टी चुन लेती है। मैं अपनी दाईं आंख से लीन को विंक करता हूँ। डिलीवरी आने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। बाद में चलकर हम दोनों साथ में उसे ले आएंगे। मेरा उत्साहित चेहरा देखकर लीन सोचने लगती है कि कहीं उसकी पहचान तो उजागर नहीं हो गई। जैसे ही मैं कमरे में वापस लौटता हूँ, आंट रोज जानबूझकर पूछती हैं, अरे हाँ, आज तुम विक्टर को साथ क्यों नहीं लाए? मैं आराम से जवाब देता हूँ, वह व्यस्त था। फिर आंट रोज को कुछ और याद आता है और वह अचानक पूछती हैं, अरे मैं पहले पूछ नहीं पाई, लेकिन एलेक्स का सरनेम अलग क्यों है? मैं अपनी बाहें मोड़ता हूँ, गहरी भौहें चढ़ाता हूँ और गंभीर चेहरा बना लेता हूँ। क्या आप सच में जानना चाहती हैं? हाँ, मुझे काफी जिज्ञासा है, आंट रोज कहती हैं, जो हमेशा गपशप के लिए तैयार रहती हैं। असल में बात ऐसी है, जब मैं छोटा था मेरी किस्मत बहुत कमजोर थी। मैं परिवार की दौलत सहन नहीं कर सकता था, इसलिए स्वर्ग को धोखा देने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे एक साधारण परिवार में भेज दिया। उस परिवार ने एक तरह से मेरी कम उम्र में होने वाली मौत की किस्मत बदल दी। तीनों सोशलाइट महिलाएं हैरानी से चुपचाप सुनती रहती हैं। लियन की हंसी लगभग छूट जाती है। वह मन ही मन सोचती है, सलिवन परिवार का यह बेटा तो कहानियां गढ़ने में सचमुच माहिर है। तभी उसी समय मेरा फोन बजता है। मैं तुरंत उठता हूँ और लियन को साथ खींचते हुए सबसे कहता हूँ, मैं एक टेकआउट ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। मैं मिल्क टी लियोन के हाथ में दे देता हूँ। हालांकि लियन को लगता है कि इसका चमकीला रंग बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, फिर भी वह ड्रिंक ले लेती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं बस आधा घूंट पीऊंगी, अगर खराब लगी तो सीधा एलेक्स के चेहरे पर थूक दूंगी, जैसे कोई योद्धा अपना ही हाथ काटने जा रहा हो। लीन आंखें बंद करके एक घूंट लेती है। अगले ही पल उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी और मलाईदार दूध का ताजगी भरा स्वाद फैल जाता है। वह आधे से ज्यादा ड्रिंक पी लेने के बाद ही स्ट्रॉ छोड़ती है और संतुष्टि की सांस लेती है। मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। हम दोनों साथ में वापस टी रूम में लौटते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अब विक्टर भी टी रूम में बैठा हुआ है। मैं शांति से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। अरे एलेक्स, तुम बाहर किस लिए गए थे? विक्टर बनावटी अपनापन दिखाते हुए पूछता है। टेकआउट लेने गया था। विक्टर के चेहरे का भाव थोड़ा अजीब हो जाता है। यहाँ का खाना कितना नेचुरल और हेल्थी है। एलेक्स, तुम ऐसी टेकआउट वाली चीजें क्यों मंगाते हो? क्या ये पहले की आदत है? शायद तुम्हें इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बदलने की क्या जरूरत है? सारा खाना एक ही हवा से आता है, तो फिर तुम सांस लेना ही बंद क्यों नहीं कर देते? आंट रोज बोल पड़ती है, ये बच्चा, तुम अपने भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? विक्टर तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं आराम से पूछता हूँ, अच्छा है या बुरा, यह तय करने का हक मेरा है। आंटी, मैंने सुना है कुछ लोग अपने घर की गड़बड़ी ठीक नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे परिवारों के मामलों में दखल देते हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं? आंट रोज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। देखो तो एलेक्स को घर से बाहर पलने का यही असर होता है। माँ ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है, वह बस जिज्ञासु है। वैसे मैंने यह भी सुना है कि आपके पति आजकल एक नई एक्ट्रेस से देर रात तक बिजनेस की बातें कर रहे हैं। आंट रोज का चेहरा हल्के गुलाबी से गहरे बैंगनी रंग का हो जाता है। आंट आइवोन जल्दी से बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, सब लोग चाय पीजिए। मिस, क्या आप हमारे लिए एक और ताज़ा पॉट बना सकती हैं? विक्टर आह भरता है और मेरी ओर मुड़ता है। एलेक्स देखो, सिर्फ ऐसी जगह ही हमारे स्टेटस के लायक है। अब से तुम्हें टेक आउट खाना बंद कर देना चाहिए। मुझे उससे बहस करने की जरा भी इच्छा नहीं होती। विक्टर को ऐसा लगता है जैसे वह तकिए पर मुक्का मार रहा हो, कोई असर ही नहीं पड़ रहा। वह आंखें घुमाता है और फिर अचानक कहता है, अरे हाँ एलेक्स, मैंने सुना है तुमने पढ़ाई। माँ उसे तुरंत बीच में रोक देती है। विक्टर, अपनी चाय पियो।
विक्टर, तुम क्या कहने वाले थे? आंट रोज जल्दी से पूछती हैं। विक्टर घबराकर माँ की तरफ देखता है और हकलाने लगता है। यह देखकर कि वह फिर से परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, मैं तय करता हूँ कि उसका सच सबके सामने बता दूं। कुछ नहीं, असल में यह सलिवन परिवार का बेटा नहीं है। ये उस परिवार का बेटा है जिसने मुझे गोद लिया था। एक पल में विक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बाकी तीनों महिलाओं के चेहरे भी हैरानी से भर जाते हैं। मैं ठंडे स्वर में आगे कहता हूँ, इसीलिए यह बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं विक्टर, मैं तुम्हें नीचा नहीं समझूंगा। आखिर मैं भी पहले ऐसे परिवार में पला बढ़ा हूँ जो टेकआउट खाता था। मेरे इतना कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लियन अपनी हंसी इतनी मुश्किल से रोक रही होती है कि उसका पेट लगभग दर्द करने लगता है। वह अपनी सारी हंसी फोन पर सामने वाले व्यक्ति को लगातार हाँ हाँ भेजने में निकाल देती है। विक्टर आंसुओं से भरी आंखों से माँ की ओर देखता है। मैं नहीं, माँ आह भरती हैं। अब इस बात को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जैसा एलेक्स ने कहा, बिल्कुल वैसा ही है। विक्टर सिर्फ हमारा गोद लिया हुआ बेटा है। विक्टर की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। वह सदमे में माँ को घूरता रह जाता है। माँ, क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं था? विक्टर अचानक खड़ा होता है, दरवाजा जोर से खोलता है और बाहर भाग जाता है। आज हुई इस परेशानी के लिए माफ कीजिए। हाँ, ये तो कितना नाटकीय है। शायद तुम्हें उसे शोबिज में भेज देना चाहिए। वह तो क्लोई से भी बेहतर करेगा। उसमें तो बिल्कुल वही चीजी ड्रामा वाले लीडिंग मैन की वाइब है। मैं हंसते हुए कहता हूँ। गैदरिंग खत्म होने के बाद मैं लियोन को हाथ हिलाकर अलविदा कहता हूँ। कार सलिवन परिवार के घर की ओर लौटने लगती है। जैसे ही मैं बाहर उतरता हूँ, मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी एक दूसरी कार पर पड़ती है जो बेहद महंगी दिख रही होती है। उस जानी पहचानी कार को देखकर माँ मुझे हल्की सी घबराई हुई नजर से देखती है। जैसे ही हम विला के अंदर कदम रखते हैं, एक नौकरानी कहती है, मैडम, मिस लॉरेंस आई हैं और वह यंग मास्टर विक्टर को भी साथ लाई हैं। विक्टर का नाम सुनते ही माँ का चेहरा पूरी तरह सख्त हो जाता है। वह सीधे लिविंग रूम की ओर बढ़ जाती है। लेना, रहने दो, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। मिस लॉरेंस, आज आप यहाँ कैसे? मुझे पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। माफ कीजिए, मैं अभी बाहर से लौटी हूँ। ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा कीजिए। मिसेस सलिवन, ऐसा मत कहिए। मैंने सुना कि विक्टर को घर से निकालकर कहीं और रहने भेज दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे फियांसे को क्यों भेज दिया गया। मिस लॉरेंस, शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमें हाल ही में पता चला है कि विक्टर सलिवन परिवार का जैविक बेटा नहीं है। हमारे परिवार में उसकी उम्र की कई बेटियां हैं, इसलिए विक्टर का यहाँ रहना उचित नहीं है। माँ के इतना कहते ही विक्टर अपनी उंगलियां कसकर भींच लेता है। एक झपकी में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेना गुस्से से कहती है, ये बिल्कुल अनुचित है। विक्टर आपके परिवार में ही बड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि सबने उसे परिवार का हिस्सा माना होगा। अब आप उसे इसलिए निकाल रहे हैं ताकि किसी और के लिए जगह बन सके? तो अगर ऐसा है तो? लेना ठंडी हंसी हंसती है। मिसेस सलिवन, मैं साफ कह देना चाहती हूँ, ऐसा आदमी मेरे लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तरफ से शादी की व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं किसी खास इंसान से शादी नहीं करूंगी। मैं तेज आवाज में बोल उठता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे शादी करने से इनकार करती हो? हाँ, क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? ठीक है औरत, मेरी शादी ठुकराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं गुस्से में हूँ, तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। इतना कहकर मैं खुशी खुशी नौकरानी की ट्रे से एक ड्रिंक उठाता हूँ, लीना के पास जाता हूँ और हाथ झटक कर पूरी बोतल उसके सिर से लेकर पैरों तक उंडेल देता हूँ। फिर मैं विक्टर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। जब सब लोग हैरानी से खड़े रह जाते हैं, मैं लेना के करीब झुककर धीरे से कहता हूँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी तुम्हारे जैसी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम उसके लायक नहीं हो। तुम सिर्फ 2 चेहरे वाली लड़की बनने के लायक हो। फिर मैं भौहें चढ़ाकर आगे कहता हूँ, मिस लॉरेंस के कपड़े गलती से गंदे हो गए हैं। इन्हें बाहर तक छोड़ आइए और घर भेज दीजिए। हम नहीं चाहते कि लिविंग रूम गंदा हो जाए, इसलिए अपने सच्चे प्यार को लेकर यहाँ से निकल जाइए। आप एक बालिग इंसान हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। अपने माता पिता के पास खुद जाइए और मेरे साथ होने वाली शादी की व्यवस्था रद्द कर दीजिए। इतना कहकर मैं पीछे देखे बिना ऊपर चला जाता हूँ। बाद में जब मैं रात के खाने के लिए नीचे आता हूँ तो उन दोनों में से कोई भी वहां नहीं होता। खाने की मेज पर पापा बोलते हैं, एलेक्स, आज तुम बहुत बदतमीज थे। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लॉरेंस परिवार के घर ले जाऊंगा ताकि तुम लीना से माफी मांग सको। मैं शांत स्वर में पूछता हूँ, पापा, क्या हमारा पारिवारिक कारोबार लॉरेंस परिवार के सहारे चलता है? तुम अभी अभी घर लौटे हो, शायद तुम्हें पूरी बात नहीं पता। हमारा परिवार और लॉरेंस परिवार बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारे पास सामान है और उनके पास व्यापार के चैनल्स हैं। ये दोनों के लिए फायदेमंद साझेदारी है। तो लॉरेंस परिवार में शादी करके मुझे क्या मिलेगा? ऐसी पत्नी जो मुझसे प्यार नहीं करती और मेरे ही भाई के साथ मुझे धोखा देगी? बेशक, हमारे जैसे परिवार भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं देते,
लेकिन अगर बात ऐसी ही है तो विक्टर को ही लॉरेंस परिवार के साथ शादी का रिश्ता बनाए रखने क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि आगे चलकर विक्टर अब भी सलिवन परिवार के लिए कोई मूल्य ला पाएगा, और शायद लॉरेंस परिवार को भी नहीं लगता कि विक्टर से शादी करने से ये साझेदारी और मजबूत होगी। मेरी बात सुनकर पापा थोड़ा हैरान हो जाते हैं। पापा इस मौके का इस्तेमाल करके लॉरेंस परिवार को परखते हैं। अगर वे अब भी साझेदारी रखना चाहते हैं तो वे खुद हमारे पास आएंगे। जब तक उन्हें इस साझेदारी की जरूरत है, वे इतनी आसानी से इस शादी के रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। अगर वे रिश्ता तोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि सहयोग में उनकी दिलचस्पी कम है। तब आप कोई दूसरा ट्रेड चैनल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? पापा अपनी उंगलियां ठोड़ी पर रखकर कुछ देर सोचते हैं। आखिर में वह मेरी बात से सहमत हो जाते हैं। इस बीच मैं मन ही मन खुद का मजाक उड़ाता हूँ। हाँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने अभी क्या क्या कह दिया। अगली सुबह नाश्ते के समय सोफिया मुझे देखते ही तुरंत गपशप करने के लिए मेरे पास झुक जाती है। वह फुसफुसाकर कहती है, सुना है तुमने कल उस लीना की अच्छी धुनाई कर दी। मैं कहता हूँ, मैं उसे धुनाई नहीं कहूंगा, मैंने तो बस उसे ड्रिंक शावर दिया था। एलेक्स, तुम ही असली MVP हो। सच कहूँ तो मुझे लीना बहुत समय से पसंद नहीं थी। तभी ओलिविया दूसरी मंजिल से नीचे आती है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस लीना कल यहाँ आई थी और कह रही थी कि वह एलेक्स से शादी करना चाहती है। कोई बड़ी बात नहीं? ओलिविया तुरंत पूछती है। क्या विक्टर भी कल यहाँ था? हाँ, विक्टर ही लीना को अपने लिए लड़ने के लिए लेकर आया था। अरे, वे दोनों! एक आंसू बहाते हुए लीना को पुकार रहा था और दूसरी अपने प्रेमी के लिए गुस्से से पागल हो रही थी। सच में दोनों में फर्क करना मुश्किल था। बेशक, मेरा मानना है कि विक्टर के दिल में अब भी तुम्हारे लिए एक जगह है, ओलिविया। ये सुनते ही ओलिविया गुस्से से भड़क उठती है। वह परिवार के सब लोगों को धक्का देकर विक्टर से मिलने जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा तय था, बात बिगड़ जाती है। माँ उसे घर में ही नजरबंद कर देती हैं और धमकी देती हैं कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके सारे पद छीन लिए जाएंगे। नाश्ते के बाद माँ मुझे बताती हैं कि परिवार का रियूनियन बैंक्वेट अब से 3 दिन बाद है। बाद में एक डिजाइनर आएगा और मेरे लिए कपड़े लेकर आएगा। तभी मेरा फोन बजता है। फोन से जेक की बेवकूफी भरी आवाज आती है। अरे एलेक्स, तुम कहाँ हो? मैं कन्वीनियंस स्टोर पर तुम्हें ढूंढने गया था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैं धीरे से कहता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कोशिश करना कि ज्यादा हैरान मत होना। ब्रो, मैं फिलहाल के लिए अमीर बन गया हूँ। मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे सबूत के तौर पर $50 वेनमो नहीं कर देते। वाह, तुमने सच में 50 भेज दिए। बताओ, तुम अमीर कैसे बन गए? मैं उसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ सब बता देता हूँ। यार, वह फेक यंग मास्टर कितना बदकिस्मत निकला। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ फिलहाल के लिए अमीर हूँ। ये अमीरों वाली जिंदगी किसी भी समय खत्म हो सकती है। ब्रो, ऐसा मत होने देना। तुम्हें उस फेक यंग मास्टर को पूरी तरह हराकर बाहर निकाल देना होगा। मैं उसे पहले ही घर से निकलवा चुका हूँ। जेक एक पल रुकता है और उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता। वह तो बहुत ही कमजोर निकला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारे रियूनियन बैंक्वेट में जरूर कोई गड़बड़ करेगा, जैसे जानबूझकर तुम्हें फंसाना, तुम्हें पूल में धक्का देना, या फिर तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनकर ये दिखाना कि वह तुमसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो आज ही अपने कपड़े चुने हैं। जेक उत्साह से मेज पर हाथ मारता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनेगा। चलो, एक स्ट्रीमिंग सर्विस की 1/4 सब्सक्रिप्शन की शर्त लगाते हैं। मुझे भी दिलचस्पी होने लगती है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। देखते ही देखते परिवार के रियूनियन बैंक्वेट का दिन आ जाता है। एलेक्स, आज डरना मत, सोफिया एक अजीब से मिशन वाले अंदाज में कहती है। तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ हैं। मैं शांत रहता हूँ, मैं नहीं डरता, लेकिन उसी समय मैं मन ही मन सोच रहा होता हूँ। आमतौर पर मेलोड्रामा में मुसीबत हमेशा तब आती है जब माता पिता और भाई बहनों को कोई और रोक लेता है। अगर कुछ हुआ भी तो शायद ये दोनों बहनें उस समय वहां नहीं होंगी। मैं वे शानदार पैंट्स पहनता हूँ और पूरा परिवार सलिवन परिवार की एस्टेट के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही हम धीरे धीरे मेन हॉल में प्रवेश करते हैं, सामने प्रवेश द्वार के ठीक सामने दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर खड़े 2 बुजुर्गों से हमारी नजर मिलती है। एलेक्स, ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हैं। सोफिया सोच समझकर मेरा परिचय कराती है। एलेक्स, डरना मत, चलो ऊपर चलकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को नमस्ते करते हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में सुन लिया है और काफी समय से हमें तुम्हें वापस लाने के लिए कह रहे थे। माँ धीरे से कहती हैं। जो मेहमान पहले ही पहुंच चुके थे, वे आज के मुख्य आकर्षण को अंदर आते देखकर तुरंत अपनी नजरें मुझ पर टिकाते हैं। अचानक मेन डोर फिर से खुलता है। सब लोग स्वाभाविक रूप से उधर देखने लगते हैं और देखते हैं कि ओलिविया विक्टर का हाथ पकड़े हुए सबके सामने बड़े ठाठ से अंदर आ रही है। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखे बिना नहीं रह पाता। हे भगवान, मैंने जिसके बारे में सोचा था वही हो गया। ये जिद्दी लड़की। इस समय पापा का चेहरा पूरी तरह सख्त हो जाता है।
सलिवन परिवार के बाकी लोग भी बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि विक्टर ने बिल्कुल मेरे जैसे ही पैंट्स पहन रखे हैं। लेकिन मुझे पहले से ही इस तरह की चीज का अंदाजा था, इसीलिए मैं बिना रुके ऊपर चलता रहता हूँ। विक्टर इंतजार कर रहा था कि मैं गुस्से से फट पड़ूं, लेकिन मैं बस उसे ठंडी नजर से देखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। इसीलिए वह जल्दी से मेरी ओर दौड़ता है और जोर से चिल्लाता है, एलेक्स। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान फिर से हमारी ओर चला जाता है। जो लोग अब तक अपनी गपशप रोककर बैठे थे वे भी देखने लगते हैं। मैं बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ता हूँ, मुड़कर कहता हूँ, हेलो, तुम्हें सिर्फ गोद लिया गया था, इसलिए तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। इस परिवार का असली बेटा मैं हूँ। ये सुनते ही विक्टर का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। ओलिविया तुरंत आगे बढ़कर अपने प्रिय को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं इस भाई को नहीं मानती, विक्टर ही मेरा भाई है। मैं सपाट आवाज में जवाब देता हूँ, समझ गया। ग्रैंडपा सलिवन दूसरी मंजिल पर खड़े नीचे हो रही सारी घटनाएं देख रहे होते हैं। उनके तेज नैन नक्श थोड़े नरम पड़ जाते हैं। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वह अपनी पत्नी से कहते हैं, अभी अभी वापस आया ये पोता काफी अच्छा लगता है। ग्रैंडमा सलिवन का चेहरा भी नरम पड़ जाता है। वह जवाब देती हैं, सचमुच इसका नाम एलेक्स है ना? बाद में मैं इसे अपनी घड़ी दूंगी। उनके कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान होता है कि मैं दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका होता हूं। सोफिया मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन करती है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, बहुत समय हो गया। फिर वह उत्साह से मेरा परिचय कराती है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ये हमारे परिवार में वापस लौटा हमारा छोटा भाई एलेक्स है। ये देखकर मैं भी उन्हें नमस्ते करता हूँ। ग्रैंडमा खुशी से मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और स्नेह से कहती हैं, अच्छा 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 मेरे पोते, तुम सचमुच मेरे बेटे और बहू की सारी अच्छी खूबियों का मेल हो। जरा देखो तो कितना हैंडसम जवान है। मैं कहता हूँ, धन्यवाद ग्रैंडमा, आप में कितनी शालीनता है। ये ड्रेस आप पर बिल्कुल झांच रही है। आपकी उम्र की ज्यादातर महिलाएं या तो ड्रेस का आकर्षण नहीं संभाल पाती या फिर उनके पास ऐसी फिगर नहीं होती। ग्रैंडमा, आप खुद को इतनी अच्छी शेप में कैसे रखती हैं? काफी समय बाद पहली बार ग्रैंडमा को परिवार के किसी सदस्य से ऐसी तारीफ सुनने को मिलती है। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाती और मुस्कुराने लगती हैं। तुम कितनी मीठी बातें करते हो। अरे, मैं कोई खास काम नहीं करती, बस हल्का खाना खाती हूँ, जल्दी सोती जागती हूँ और इस एस्टेट में टहलती रहती हूँ। मैं समझ आने वाला भाव बनाता हूँ। समझ गया, अनुशासन और एक्सरसाइज ही सबसे अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट हैं। ग्रैंडपा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनकी पत्नी सारी तारीफ ले जाए। वह तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गला साफ करते हैं। वाह ग्रैंडपा, आपकी मौजूदगी कितनी प्रभावशाली है। इस पूरे बैंक्वेट में किसी की भी मौजूदगी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं आपका पोता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना? ग्रैंडपा, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे? ग्रैंडपा थोड़ा संकोच से कहते हैं, लेकिन यह सुखद माहौल एक आवाज से टूट जाता है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, बहुत समय हो गया, हम आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। सब लोग ओलिविया और विक्टर की ओर नापसंदगी से देखने लगते हैं। सबकी तीखी निगाहों के बीच विक्टर झिझकते हुए हेल्थ टी और एक प्रसिद्ध मास्टर की कैलीग्राफी वाला स्क्रोल आगे बढ़ा देता है। ओलिविया ताना मारते हुए कहती है, क्या बात है, तुम लोगों में से कोई भी गिफ्ट्स नहीं लाया? जो अभी अभी वापस आया है उसे तो एटिकेट की बिल्कुल समझ ही नहीं है। उसने तो तुम सबको भी भूलने पर मजबूर कर दिया। विक्टर तुरंत माहौल समझ जाता है। ओलिविया, एलेक्स से ऐसे मत बोलो, वह अभी अभी वापस आया है, उसे अभी इन बातों की जानकारी नहीं है, और गिफ्ट्स तो हम ले आए हैं, बस वही काफी है। मैं भौं उठाकर भारी व्यंग्य में कहता हूँ, जरा रुको, आज तो मेरा रियूनियन बैंक्वेट है ना? कोई भी गिफ्ट मुझे दिया जाना चाहिए। तुम लोग किसी और की सद्भावना का इस्तेमाल करके खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिसे कुछ पता ना हो वह तो सोचेगा कि तुम दोनों की कोई और ही मंशा है। माँ अर्थपूर्ण स्वर में कहती हैं, ओलिविया, एलेक्स सही कह रहा है, आगे से इस तरह गलत जगह गिफ्ट्स मत देना। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। ग्रैंडपा को ओलिविया और विक्टर के नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ठीक है, अब तुम सब यहाँ खड़े मत रहो, बैंक्वेट शुरू हो चुका है। हमें आज के मुख्य अतिथि का सबसे परिचय कराना है। ग्रैंडपा एक नौकर से माइक्रोफोन लेते हैं। सभी लोगों का आज के बैंक्वेट में आने के लिए धन्यवाद। आज का असली उद्देश्य आप सबको हमारे असली पोते एलेक्स से मिलवाना है। ग्रैंडपा की घोषणा सुनते ही पहली मंजिल पर खड़े मेहमान ठीक उतनी ही हैरानी दिखाते हैं जितनी जरूरी थी। फिर ग्रैंडपा माइक्रोफोन मुझे दे देते हैं ताकि मैं भी कुछ शब्द कह सकूं। मैं शांति से माइक्रोफोन लेता हूं, गला साफ करता हूं और कहता हूं, नमस्ते सभी लोगों को। आज मेरे रियूनियन बैंक्वेट में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सब यहाँ अच्छा समय बिताएंगे। मेरे बोलते ही तालियां बजने लगती हैं। ठीक उसी समय हल्का संगीत बजना शुरू हो जाता है। जो भीड़ अब तक स्थिर खड़ी थी वह फिर से चलने लगती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, वाइन पीने लगते हैं और स्नैक्स खाने लगते हैं। लेकिन विक्टर ऐसा जोकर बन जाता है जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। वह दूसरी मंजिल के एक कोने में असमंजस में खड़ा रह जाता है। अब माँ पुराने हिसाब चुकाने लगती हैं। विक्टर, तुमने एलेक्स जैसी ही पैंट्स क्यों पहनी है?
विक्टर उलझन में पड़ जाता है। माँ, मैंने तो बस यूं ही एक पैंट्स चुन ली थी जो मुझे पसंद आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एलेक्स भी यही चुनेगा। सच में मुझे इस पर शक है। ओलिविया देखती है कि बात बिगड़ रही है, इसलिए वह तुरंत विक्टर की रक्षा करने के लिए आगे आ जाती है। आप लोगों को विक्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसीलिए मैंने खास तौर पर हमारे परिवार के डिजाइनर को उसके लिए रखा था। ओलिविया, लगता है तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। इतना कहकर माँ सीधे नीचे चली जाती है। यह देखकर कि उन्हें अपनी मर्जी का परिणाम नहीं मिला, मैं उन्हें ऐसे नजरअंदाज करता हूँ जैसे वे वहां हों ही नहीं और उनके पास से सीधा निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाने वाला होता हूँ, मुझे अचानक अपना संतुलन बिगड़ता हुआ महसूस होता है। पीछे से किसी ने मुझे पैर अड़ाकर गिराने की कोशिश की। गिरने की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कलाई से सीढ़ी की रेलिंग पकड़ लेता हूँ। हथेली से जोर लगाकर खुद को ऊपर उछालता हूँ और जाकर रेलिंग के ऊपर बैठ जाता हूँ। फिर मैं दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक बैनिस्टर पर फिसलते हुए नीचे उतर जाता हूँ। विक्टर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। नीचे से तालियों और जयकारों की आवाज उठने के बाद ही उसे होश आता है। वह लगभग अपने दांत पीस डालता है। ये देखकर कि मैं सुरक्षित हूँ, सलिवन परिवार आखिरकार राहत की सांस लेता है। अब ग्रैंडमा की आवाज ठंडी हो जाती है। विक्टर, यह देखते हुए कि तुम कभी सलिवन परिवार के साथ रहे थे और एलेक्स को कोई चोट नहीं आई, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ग्रैंडमा, आप मुझे क्यों भगा रही हैं? ताकि उसे ठीक ठीक वजह समझ आ जाए। ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने एलेक्स को पैर अड़ाकर गिराया, यही वजह है। विक्टर की आंखों में तुरंत बनावटी मासूमियत वाले आंसू भर आते हैं। ग्रैंडपा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है एलेक्स उन जूतों का आदी नहीं है। शायद उसका पैर गलती से फिसल गया होगा। उसी पल ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उससे पूरी तरह निराश हो जाते हैं। ग्रैंडपा की भौहें सिकुड़ जाती हैं और उनके होंठ नीचे की ओर झुक जाते हैं। तुम जा रहे हो या नहीं? अगर 1 मिनट के अंदर नहीं गए तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। ओलिविया एक बार फिर विक्टर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ग्रैंडपा, आप विक्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? साफ तौर पर वही नया आया लड़का अपना संतुलन खो बैठा था और गिरने वाला था। अगर वह गिर जाता तो हमारे परिवार की बदनामी होती। विक्टर अलग है, वह इतनी शालीनता के साथ बड़ा हुआ है। वह हमारे परिवार का सबसे उत्कृष्ट यंग मास्टर है और उसने आपके और ग्रैंडमा के लिए कितनी मेहनत से गिफ्ट्स तैयार किए। आपको उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। ग्रैंडपा उनकी एक नहीं सुनते। वह अपने पीछे हाथ हिलाते हैं। इन दोनों को ले जाओ और दोनों को अलग अलग गेस्ट रूम में बंद कर दो। जब तक बैंक्वेट चल रहा है, इन्हें बाहर मत निकलने देना।